आज हम एक ऐसे शो को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसने अपनी सिंप्लिसिटी और अपने डायलॉग की वजह से पूरे देश भर से प्यार बटोर लिया। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां सचिव जी का ट्रांसफर लेटर आ जाता है और उन्हें फुलेरा गांव छोड़कर भेपुरा भेज दिया जाता है। मगर सचिव जी यानी अभिषेक ने अभी तक भेपुरा में ज्वाइनिंग नहीं की होती क्योंकि उनका मन सिर्फ फुलेरा गाँव में लगता है। इधर फुलेरा गाँव में नया सचिव आ जाता है ज्वाइनिंग के लिए, जिसे एमएलए चंद्र किशोर ने भेजा है। एमएलए ने जानबूझकर अभिषेक का ट्रांसफर करवाया क्योंकि अभिषेक गांव के लोगों का साथ दे रहा था, ना कि एमएलए का। जब नया सचिव ऑफिस पहुंचता है, वहां पर ताला लगा होता है। परेशान सचिव पास के नल से पानी भरता है और बोर्ड पर लिखे प्रधान और उनके पति का फोन मिलाता है, मगर वह तुरंत फोन काट देते हैं जैसे ही उन्हें पता लगता है कि नए सचिव बोल रहे हैं। सहायक विकास भी ऐसा ही करते हैं। नए सचिव बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हो क्या रहा है भाई। इधर प्रधान पति यानी ब्रिजभूषण जी विकास को बोलते हैं कि सचिव ऑफिस जाओ और दूर से देखना नए सचिव क्या कर रहे हैं, पास मत जाना। विकास अपनी मोटरसाइकिल में निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। इधर नए सचिव वही पास की चाय की दुकान के पास जाते हैं जहां पर दो गांव के आदमी बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। नए सचिव उनसे ऑफिस में ताला लगने का रीजन पूछते हैं और बताते हैं कि सरकारी ऑर्डर है, हमें शाम 7 बजे से पहले ज्वाइनिंग करनी है। वह दो गाँव के आदमी जिनमें से एक का नाम भूषण है, वह प्रधान पति और पुराने सचिव को पहले से ही पसंद नहीं करते, इसलिए वह नए सचिव को भड़काने लगते हैं। तभी शॉप के पास विकास आता है ताकि दूर से ऑफिस देख सके, मगर भूषण नए सचिव को विकास कौन है यह बता देते हैं। नए सचिव विकास को पास बुलाते हैं और ऑफिस खोलने को बोलते हैं, मगर विकास चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल घुमाता है और वापस चला जाता है। इधर भूषण नए सचिव को ताला तोड़कर ज्वाइनिंग करने को बोलते हैं और एक हथौड़ा भी पकड़ा देते हैं। फिर भूषण और दूसरा आदमी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि हम दोनों दूर से तमाशा देखेंगे। इधर विकास प्रहलाद के पास जाता है उनके लिए खटिया और खाना लेकर। प्रहलाद ने कुछ टाइम पहले ही अपने बेटे को खोया है जो शहीद हो गए थे। प्रहलाद विकास से उसके परेशान होने की वजह पूछता है। विकास उन्हें नए सचिव की ज्वाइनिंग के बारे में बताता है। प्रहलाद अपनी खटिया और खाना उठाकर सीधा सचिव ऑफिस विकास के साथ पहुंच जाता है। इधर नए सचिव ताला तोड़ने में लगे होते हैं, मगर ताला बहुत मजबूत होता है। ऑफिस के सामने प्रहलाद अपनी खटिया लगाकर बैठ जाते हैं और विकास को बांस का डंडा लाने भेज देते हैं और वह आराम से अपना खाना खाने लगते हैं। यह देखकर नए सचिव थोड़ा डर और घबरा जाते हैं और वह एमएलए को फोन करके गांव की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। यह सुनकर एमएलए साहब भड़क जाते हैं, मगर तभी उनका असिस्टेंट याद दिलाता है कि वह गाँव नहीं जा सकते क्योंकि उनकी आज कोर्ट में हियरिंग है। इधर नए सचिव सबको यह बोलते हैं कि उनके सर पर एमएलए का हाथ है, मगर फिर भी प्रहलाद एमएलए के नाम से नहीं डरते। एमएलए साहब डीएम को फोन करके सारी गांव की सिचुएशन के बारे में बता देते हैं। डीएम मैम सीधा प्रधान यानी मंजू देवी को फोन करती है और अपने ऑफिस बुलाती है। मंजू देवी और प्रहलाद को डीएम से थोड़ी डांट पड़ती है कि वह नए सचिव की ज्वाइनिंग क्यों नहीं होने दे रहे। तब प्रहलाद बोलते हैं अगर एमएलए का सचिव गाँव में आया तो सिर्फ एमएलए की चलेगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। डीएम मैम मंजू देवी को सिचुएशन समझने को बोलती है कि एमएलए से पंगा लेकर कोई फायदा नहीं है। यह सब होते होते रात हो जाती है। मंजू देवी गांव पहुंचकर ऑफिस के बाहर बैठे सचिव को ज्वाइनिंग करने को बोल देती है, मगर तभी डीएम मैम का फोन आता है और वह बताती है कि पुराने सचिव यानी अभिषेक का ट्रांसफर लेटर रोक दिया गया है क्योंकि एमएलए साहब 2 साल के लिए जेल चले गए हैं, वो भी कुत्ते के मर्डर केस में। यह सुनते ही नए सचिव को वह लोग ज्वाइन नहीं करने देते और उसे वहां से भगा देते हैं। अगले दिन रिंकी जो मंजू देवी और ब्रिजभूषण जी की बेटी है, वह अभिषेक को फोन करती है और बताती है कि उनका ट्रांसफर रुक गया है। यह सुनकर अभिषेक को फाइनली खुशी प्रदान होती है कि वह वापस फुलेरा गांव का सचिव बन जाएगा और हम आखिर में अभिषेक को फुलेरा गांव की तरफ वापस आते देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक गरीब फैमिली से होती है जिसमें जगमोहन नाम का आदमी अपनी दादी और अपनी बीवी बच्चे के साथ रहता है। जगमोहन के पास एक कमरे का पक्का मकान है, उसी में पूरा परिवार रहता है। तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। पूरा परिवार बाहर निकलता है और देखते हैं कि रोड पर खड्डा होने की वजह से प्रधान मंजू देवी और प्रधान पति ब्रिजभूषण
जी मोटरसाइकिल से गिर गई। जगमोहन उनकी मोटरसाइकिल उठाने में मदद करता है और फिर प्रधान और प्रधानपति दोनों अपने काम से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद दादी जी बोलती है, अच्छा हुआ गिर गए, ताकि रोड खराब होने का तो पता लगा। इधर सचिव जी नल के पास नहाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से भूषण जी गुजरते हैं, जिन्हें रोककर सचिव जी अपना हथौड़ा ले जाने को बोलते हैं और साथ में कहते हैं कि हम दोनों की कुछ पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो बस कुछ महीनों की बात है, फिर आप अपने रास्ते मैं अपने, तो बस फिर शांति से रहने दीजिए। भूषण जी कुछ बोलते नहीं हैं, बस सचिव जी को गुस्से में देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नहा धोकर सचिव जी शहर में बैठे अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहे होते हैं कि मुझे बस लोकल पॉलिटिक्स से दूर रहना है। वैसे तो मैं सेट हूँ इस जॉब पर, आगे कैट की तैयारी जारी है। फोन काटने के बाद सचिव जी अपना नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी रिंकी वहाँ आती है चाय लेकर, ताकि वह टंकी पर चढ़कर पी सके। रिंकी सचिव जी को चाय का ऑफर देती है, मगर सचिव जी मना कर देते हैं, यह कहकर कि अभी सुबह है, कोई देख लेगा तो बातें बनाएगा। शाम के 7 बजे के बाद देखते हैं। इसके बाद रिंकी वहाँ से चली जाती है। सचिव जी खिड़की से देखते हैं कि रिंकी टंकी की तरफ जाती है, मगर फिर से मुड़कर वापस अपने घर चली जाती है। यह देखकर सचिव जी मुस्कुराने लगते हैं। सचिव जी और रिंकी एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर अभी तक एक दूसरे से कहा नहीं है। दोपहर होते होते विकास खाना खाने और प्रहलाद जी को ढूंढने घर चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद जगमोहन की दादी रोते हुए सचिव जी के पास आती है। सचिव जी उन्हें कुर्सी पर बैठाते हैं और फिर पानी पीने को देते हैं। पानी पीने के बाद दादी जी सचिव जी को बताती है कि उनके पोते ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और अब मैं वहाँ बगल की झोपड़ी पर रह रही हूँ। मुझ गरीब की मदद कर दीजिए सचिव जी। सचिव जी पूछते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। दादी जी बोलती हैं, अगर आप प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के जरिए मुझे एक मकान दिलवा देते तो बहुत मेहरबानी होती। सचिव जी मदद के लिए हामी भरते हैं और दादी जी को घर तक छोड़ने की बात बोलते हैं, मगर दादी जी मना कर देती है। तब सचिव जी उन्हें एक लौकी देते हैं घर ले जाने के लिए। दादी के जाने के बाद प्रधानपति जी का फोन आता है, जिसमें सचिव जी को पता लगता है कि मंजू देवी जी गिर गई हैं। सचिव जी सीधा प्रधान जी के घर चले जाते हैं उन्हें देखने। वहाँ जाकर देखते हैं कि मंजू देवी के पैर पर चोट आई है। सचिव जी के पूछने पर बृजभूषण जी बताते हैं कि आज सुबह जगमोहन के घर के सामने मोटरसाइकिल से गिर गए थे। जगमोहन नाम सुनते ही सचिव जी बोलते हैं, जिनकी बूढ़ी दादी है। बृजभूषण जी हामी में जवाब देते हैं। तब सचिव जी बताते हैं सबको कि आज उनकी दादी आई थी और प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत मकान मांग रही थी, क्योंकि जगमोहन ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मंजे पर लेटी मंजू देवी तभी बोलती हैं कि आज सुबह तो सब साथ में थे। यह सुनकर प्रधानपति गुस्से में सचिव जी को सब कुछ ढंग से पता करने को बोलते हैं। परेशान सचिव जी जैसे ही प्रधान के घर से बाहर निकलते हैं, तभी वहाँ पर विकास आ जाता है, जो बताता है कि पता नहीं प्रहलाद चाचा कहाँ चले गए, कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। सचिव जी विकास से जगमोहन का घर पूछते हैं। तब विकास सचिव जी को जगमोहन के घर ले जाता है। वहाँ जाकर दादी जी सच में झोपड़ी में होती है, मगर सचिव जी का शक कम नहीं होता और वह जगमोहन के घर घुसकर लौकी ढूंढने लगते हैं, जो उन्हें दादी जी को दी थी। वह लौकी उन्हें जगमोहन के घर पर मिलती है, ना कि झोपड़ी में। तभी सचिव जी समझ जाते हैं कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा था। तब सचिव जी सब पर गुस्सा करते हैं। तभी जगमोहन बोलता है कि मैं भी गांव भर में बता दूंगा कि प्रधान जी और उनके पति रोड के खड्डे में आज सुबह गिर गए थे, क्योंकि इन रोड के खड्डों को भरने का काम तो प्रधान जी का ही है। तो देख लेना, पूरे गाँव में फिर उनकी बातें होंगी। ऑफिस पहुँचकर सचिव जी प्रधानपति बृजभूषण जी को सब बता देते हैं। तब बृजभूषण जी बोलते हैं कि जगमोहन का चुप रहना जरूरी है, वरना गाँव भर में बेइज्जती हो जाएगी और चुनाव ऊपर से आने वाले हैं। मकान दे दीजिए सचिव जी। मगर सचिव जी नहीं मानते और कहते हैं, अगर चेकिंग बैठ गई तो दिक्कत हो जाएगी, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। गुस्से में बृजभूषण जी घर चले जाते हैं और थोड़ी देर में मंजू देवी को लेकर ऑफिस आते हैं और उन्हें सचिव जी के सामने ज्यादा लंगड़ा कर चलने को बोलते हैं, ताकि सचिव जी पिघल जाए। मगर सचिव जी बोलते हैं कि एमएलए से लेकर भूषण तक सब मेरे पीछे पड़े हैं, अगर किसी को इसके बारे में पता लगा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तभी मंजू देवी एक आइडिया देती है कि जगमोहन को गांव के सामने अपनी दादी को निकालना हो, ताकि सबको यकीन हो जाए कि दाई के साथ गलत हुआ है। इसके बाद दादी को मकान दे दो। फाइनली सचिव जी मान जाते हैं और जगमोहन को प्लान समझाते हैं। काफी सोच समझने के बाद जगमोहन गांव वालों के सामने लड़ता है और दादी जी को घर से बाहर निकालकर झोपड़ी में छोड़ देता है। इधर सचिव जी दादी जी का फॉर्म भर देते हैं मकान के लिए। यह सब होते होते शाम के 7 बज जाते हैं। तब
तभी उन्हें रिंकी के साथ चाय पीने की बात याद आती है। टंकी के पास रिंकी चाय की बोतल लेकर खड़ी होती है। दोनों थोड़ा शर्माते हैं, मगर तभी वह देखते हैं कि प्रहलाद जी टंकी के ऊपर चढ़े होते हैं। यह देखकर रिंकी वापस घर चली जाती है और सचिव जी प्रहलाद जी को नीचे उतारकर बैठाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा दारू पी रखी होती है। फिर विकास और बृजभूषण जी को फोन करके बुलाते हैं। प्रहलाद जी अपने बेटे के सामने बनी मूर्ति को देखता है। तभी वहाँ पर विकास और बृजभूषण जी पहुँच जाते हैं, जो प्रहलाद को घर वापस जाने को बोलते हैं, मगर प्रहलाद अपने घर जाने से मना कर देता है। इसके बाद प्रहलाद जी को बृजभूषण जी अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें चारपाई पर लेटा देते हैं। एपिसोड की शुरुआत जगमोहन के घर से होती है, जहाँ सुबह सुबह माधव नाम का गांव वाला अपनी बकरी चराकर जगमोहन के घर के पास से निकल रहा होता है। तभी वह देखता है कि जगमोहन की पत्नी अपनी दादी सास के लिए झोपड़ी में खाना लेकर जाती है। माधव यह देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि जगमोहन ने अपनी दादी को घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद कहानी विकास शुक्ला के घर पहुंच जाती है, जहां पर विकास और प्रहलाद खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद विकास और प्रहलाद जाने वाले होते हैं। तभी विकास की पत्नी खुशबू प्रहलाद चाचा से बोलती है कि जो 50 लाख रुपए का चेक आपका यहाँ रखा है उसे बैंक में जमा करा दीजिए। इतना महंगा चेक घर पर रखने से डर लगता है। विकास को खुशबू की यह बात अच्छी नहीं लगती और प्रहलाद चाचा के जाने के बाद वह खुशबू को बोलता है कि प्रहलाद चाचा को ऐसा क्यों बोला तुमने। तब खुशबू बोलती है कि सरकार ने पैसा काम में लाने के लिए दिया है, घर में रखने के लिए थोड़ी ना, अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, खाली बैंक में जमा करने को बोल रहे हैं। इसके बाद विकास ऑफिस चला जाता है, जहां पर प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत जिन जिन लोगों को मकान मिला है उसकी लिस्ट आ जाती है। विकास यह लिस्ट बाहर चिपका देता है। भूषण, विनोद और माधव सब यह लिस्ट फोन पर देख रहे होते हैं। भूषण जी विनोद और माधव को समझाते हैं कि उनका नाम लिस्ट पर नहीं है। तभी भूषण एक चीज नोटिस करता है कि योजना के 7 घर फुलेरा पश्चिम को मिला है, जहां प्रधान रहता है, और फुलेरा पूर्व जहां हम रहते हैं वहां सिर्फ 4 लोगों को घर मिला है। इनका अलग ही फ्रॉड चल रहा है। जब मैं प्रधान बनूंगा ना, तब तुम दोनों को मकान के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, देख लेना। और 12वां घर जगमोहन की दादी को मिला है, बस 12 लोगों का लिस्ट में नाम है। तभी माधव बोलता है जगमोहन की दादी को घर क्यों मिला, क्योंकि जगमोहन के पास तो पक्का मकान है। विनोद कहता है कि बेचारी को तो घर से बाहर निकाल दिया, वो भी इस उम्र में। तभी माधव बोलता है कि क्या घर से बाहर निकाल दिया है, आज सुबह ही मैंने जगमोहन की पत्नी को दाई को खाना देते हुए देखा। ये सुनकर भूषण थोड़ा भड़क जाता है और सीधा सचिव ऑफिस जाता है और सचिव जी से पूछता है कि जगमोहन की दादी को घर क्यों दिया गया है। तब सचिव जी बोलते हैं कि भूषण जी, यह कंफर्म है कि जगमोहन ने अपनी दाई को घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए उनका नाम प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना की लिस्ट में है। तभी भूषण जी बोलते हैं अगर दाई को घर से बाहर निकाल दिया है तो जगमोहन की पत्नी दाई को खाना क्यों दे रही है। सचिव जी बोलते हैं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब भूषण जी कहते हैं कि हम खुद पता कर लेंगे और विनोद और माधव को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद सचिव जी जगमोहन को फोन करके सब बता देते हैं कि उन तीनों के सामने ड्रामा करो ताकि उन्हें विश्वास हो जाए। जब भूषण जी, विनोद और माधव जगमोहन के घर पहुँचते हैं तब जगमोहन अपनी पत्नी से लड़ रहा होता है कि उसने दाई को खाना कैसे दिया। तब जगमोहन की पत्नी बोलती है कि क्या करूं, दाई बीमार है। मगर जगमोहन फिर भी अपनी पत्नी की नहीं सुनता और अंदर अपने घर चला जाता है। इसके बाद भूषण जी, विनोद और माधव दाई से मिलने उनकी झोपड़ी जाते हैं और तबीयत के बारे में पूछते हैं, मगर दाई उनके सामने जानबूझकर एक्टिंग करती है ताकि उन्हें मकान मिल जाए। दाई बस इतना बोलती है कि अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, मगर कोई बीमारी नहीं बताती। इसके बाद तीनों कंपाउंडर साहब को लेने चले जाते हैं ताकि वह दाई का इलाज करा सके। मगर जगमोहन घबरा जाता है कि कहीं दाई को दवाई नुकसान न कर जाए, इसलिए वह सचिव जी और प्रधान जी को फोन करता है। सचिव जी बोलते हैं टेंशन लेने की बात नहीं है, बस दाई को एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं। कंपाउंडर ज्यादा से ज्यादा गैस की दवाई देगा बस। यह सब सुनकर प्रहलाद जी को बुरा लगता है और वह बोलते हैं प्रधान जी को कि एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ और दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ। यह कहने के बाद प्रहलाद जी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं।
इधर भूषण जी, विनोद और माधव कंपाउंडर को लेकर दाई के पास आते हैं, जहाँ पर कंपाउंडर को भी दाई की बीमारी समझ नहीं आती। आखिर में वह दाई को गैस की दवाई दे देता है। जाने से पहले तीनों जने जगमोहन को खड़ी खोटी सुनाते हैं। यह बात जगमोहन को बुरी लगती है, क्योंकि दाई जानबूझकर यह सब कर रही है ताकि जगमोहन को मकान मिल जाए। मगर जगमोहन अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। तभी दादी की तबीयत सच में रात में खराब हो जाती है और वह सचिव जी को फोन करता है। सचिव जी प्रहलाद जी के पास जाते हैं, जो एक ऑटो वाले को ढूंढता है, मगर प्रहलाद और ऑटो वाले ने दोनों ने पी रखी होती है। इसलिए आखिर में सचिव जी दाई और सभी को बिठाकर ऑटो में डॉक्टर के पास शहर में ले जाते हैं, जहाँ पर दादी को आराम मिलता है। सुबह सभी लोग वापिस आते हैं, जहाँ पर फाइनली जगमोहन प्रहलाद जी के पास जाता है और उनके सामने रोने लगता है और बोलता है कि मुझे घर नहीं चाहिए। मगर दाई मान नहीं रही है। मैं उनसे दूर नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर घर मिल भी गया तो वह अकेली रहेंगी हमसे दूर। प्रहलाद जी, दादी को समझाइए ना, ताकि वह मकान की जिद छोड़ दे। तब प्रहलाद दाई जी को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा होता है और घर पूरा गंदा होता है। तब प्रहलाद जी दाई को समझाते हैं कि घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, जब परिवार साथ रहो। प्रहलाद और उसका घर देखकर आखिर में दाई सब समझ जाती है और पहले प्रहलाद जी से उसके घर की सफाई करवाती है। आखिर में दाई अपनी मर्जी से गरीब आवास से अपना नाम कटवाती है और फिर से जगमोहन के साथ रहने लगती है। यह देखकर पहली बार भूषण जी सचिव जी की तारीफ करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ग्राम सचिव ऑफिस से होती है, जहाँ पर प्रधानपति बृजभूषण जी मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग में मंजू देवी, प्रहलाद जी, सचिव जी, विकास और वार्ड मेंबर्स मौजूद होते हैं। मीटिंग शुरू होने से पहले सचिव जी बृजभूषण जी से बोलते हैं प्रहलाद और मंजू देवी के सामने कि इस मीटिंग में सब बता दीजिएगा कि अभी रोड नहीं बन पाएगी, क्योंकि एमएलए की पोस्ट खाली है। मगर तभी बृजभूषण जी बोलते हैं कि ये कहने की क्या जरूरत है। यह बात सुनकर सचिव जी थोड़ा गुस्से में बोलते हैं कि सच बोलने में क्या बुराई है, और प्रहलाद जी भी सचिव जी की बात पर अग्री करते हैं। इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाती है। तभी बीच मीटिंग में भूषण, विनोद और माधव टपक जाते हैं और भूषण जी वार्ड मेंबर्स के सामने बोलते हैं कि प्रधान जी ने इस बार फुलेरा गाँव के साथ गलत किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में फुलेरा पश्चिम को 7 घर मिले और फुलेरा पूर्व को 4 घर, और जो 12वां घर था वह जगमोहन की दाई को मिला था। मगर जगमोहन की दाई ने अपना नाम वापस ले लिया और अब फिर से 12वां घर फुलेरा पश्चिम को मिला है। प्रधान जी भेदभाव करने लगे हैं, क्योंकि प्रधान जी फुलेरा पश्चिम में रहते हैं और वहाँ से ज्यादा वोट मिलते हैं। भूषण जी की बात सुनकर वार्ड मेंबर्स भी प्रधान जी से सवाल उठाते हैं, मगर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तब भूषण जी अपनी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि इस गांव को एक नया प्रधान चाहिए, जो भेदभाव न करे और सबको एक साथ लेकर चले। यह कहकर भूषण जी विनोद और माधव को लेकर वहाँ से चला जाता। मीटिंग खत्म होने के बाद सबका मूड खराब हो जाता है और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। विकास, जो इस वक्त अपने घर पर होते हैं, उन्हें तभी धरने पर बैठने के लिए कॉल आता है बीडीओ ऑफिस के सामने, ताकि सरकार उनकी सैलरी बढ़ाए। विकास सचिव ऑफिस जाते हैं सचिव जी से परमिशन लेने। सचिव बोलते हैं कि तुम धरने पर जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सबको अपने बारे में सोचना चाहिए, सभी अपनी लाइफ पर फोकस करो। विकास के जाने के बाद सचिव जी रिंकी को कॉल करते हैं, जो बताती है कि मम्मी पापा में लड़ाई चल रही है, वही प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के घर को गलत पूरब पश्चिम में बांटने को लेकर। तभी रिंकी बताती है कि मैं तो फकोली बाजार जा रही हूँ, ताकि थोड़ी देर शांति मिले। तभी सचिव जी कहते हैं कि मैं ले चलता हूँ बाजार, और लगे हाथ मैं भी फकोली बाजार देखाऊंगा। रिंकी और सचिव जी बाजार चले जाते हैं, जहाँ पर रिंकी MBA करने के बारे में सचिव जी से बताती है। सचिव जी रिंकी के करियर बनाने को और MBA करने को सही बोलते हैं। तभी रिंकी से उसके 12th के मैथ्स के मार्क्स पूछते हैं। इसका जवाब रिंकी 42 कहकर देती है। यह सुनकर सचिव जी हैरान होते हैं, क्योंकि MBA के लिए कैट निकालना जरूरी है और कैट निकालने के लिए मैथ्स अच्छा होना चाहिए। मगर सचिव जी रिंकी का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, यह कहकर कि कैट हो जाएगा अगर लगातार मेहनत करोगी। इधर भूषण जी अपनी पत्नी क्रांति देवी, विनोद और माधव को लेकर विधायक जी यानी MLA के पास जाते हैं, क्योंकि विधायक जी बेल पर बाहर आ गया है। सब वहां पहुंचकर विधायक जी को प्रणाम बोलते हैं। विधायक जी भूषण और क्रांति देवी को सोफे पर बैठने को बोलते हैं, मगर विनोद और माधव को थोड़ा पीछे हटकर खड़ा होने को बोलते हैं। तभी विधायक जी कहता है कि कितनी टेंशन है कि BP की गोलियां लेनी पड़ रही हैं। उसी वक्त विनोद बोलता है
है कि बीपी की गोली तो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि पड़ोसियों का कुत्ता मार के खाया है ना। इसी बात पर विधायक जी का कोर्ट पर केस चल रहा है। यह सुनकर विधायक जी विनोद और माधव को और पीछे जाकर खड़े होने को बोलते हैं। तभी भूषण और क्रांति देवी बोलती है कि अगर आपका सहयोग रहेगा तो हम इस बार प्रधान का इलेक्शन जीत जाएंगे। मगर तभी विधायक जी बोलते हैं कि आप लोग तो इलेक्शन जीत जाओगे, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा। तब भूषण बोलता है कि आपको आपकी बेइज्जती का बदला मिलेगा जो गांव वालों के सामने प्रधानपति जी ने की थी। हम लोग मिलकर प्रधान जी को हराकर वहां पर मेरी पत्नी नया प्रधान और मैं नया प्रधानपति बनूंगा, जिससे आपका नाम भी बढ़ेगा। मगर आप एक काम कर दीजिएगा कि इलेक्शन के दौरान हमारा सहयोग देते समय फुलेरा का रोड बनवाने का वादा कर दीजिएगा। विधायक जी भूषण की बात पर हामी भरते हैं। इधर प्रहलाद यानी उप प्रधान को पता लगता है कि गांव के लोग उससे कोई शिकायत नहीं करते बल्कि सहानुभूति दिखाते हैं क्योंकि उनका बेटा शहीद हो गया है, इसलिए उसकी हर बात पर हामी भरते हैं। प्रहलाद जी को किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। यह सब होते होते रात हो जाती है। तभी प्रधानपति सचिव जी विकास और प्रहलाद अपने अड्डे पर मिलते हैं और बियर पीते हैं। तभी प्रहलाद बोलता है कि मैं 50 लाख रुपए से फुलेरा की रोड बनवा देता हूँ, जिससे प्रधान जी दोबारा इलेक्शन जीत पाएंगे। मगर सभी लोग मना कर देते हैं यह कहकर कि रोड तो सरकारी फंड से ही बनेगा। उसी वक्त वहाँ से गाड़ी पर भूषण, क्रांति देवी, विनोद और माधव विधायक के यहाँ से घर लौट रहे होते हैं। प्रधान पटली को शराब पीते देखकर भूषण जी अपने सामने बोलते हैं कि इलेक्शन जीतते ही सबसे पहले इनका यहाँ से बैठने का अड्डा हटवाऊंगा। एपिसोड की शुरुआत विनोद और माधव से होती है जो बड़ी तेजी से भूषण के घर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई साहब उड़ती उड़ती खबर मिली है कि प्रहलाद जी इस बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। यह सुनकर भूषण मुस्कुराता है और सचिव जी को कहकर वार्ड मेंबर्स और प्रधान की मीटिंग रखने को बोलता है। इस मीटिंग के बारे में सचिव जी जब प्रधान और प्रधानपति को बताते हैं तो प्रधानपति बृजभूषण जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि भूषण किस हक से मीटिंग बुला रहा है, वह तो वार्ड मेंबर भी नहीं है। मगर मंजू देवी कहती है कि अगर सच में भूषण के पास रोड बनवाने का कोई आइडिया है तो यह मीटिंग रख लेते हैं। फाइनली मीटिंग अरेंज कर ली जाती है। इस पंचायत की मीटिंग में प्रधान, मंजू देवी, बृजभूषण जी, प्रहलाद जी, विकास, सचिव जी और वार्ड मेंबर्स मौजूद होते हैं। थोड़ी देर सबको इंतजार कराने के बाद भूषण जी अपनी पत्नी क्रांति देवी, विनोद और माधव के साथ मीटिंग पर पहुंचते हैं। तभी वार्ड मेंबर्स बोलते हैं कि इनके लिए भी कुर्सी लगवाओ। तभी क्रांति देवी बोलती है कि कुर्सी तो हम ले लेंगे, वो भी इलेक्शन लड़कर। यह बात क्रांति देवी की वार्ड मेंबर्स को इम्प्रेस कर देती है। इसके बाद भूषण बोलता है कि अगर गांव में रोड बनवानी है तो हमें पूर्व विधायक जी के साथ शांति समझौता करना पड़ेगा। यह सुनते ही प्रधानपति जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उसके बाद बोलता है कि वह विधायक कभी भी रोड नहीं बनवाएगा, देख लेना, यह शांति समझौता काम नहीं करेगा। मगर तभी भूषण कहता है कि अगर हम विधायक जी से शांति समझौता कर ले तो उन्होंने वादा किया है कि वह फुलेरा का रोड बनवाएंगे। यह सुनते ही मंजू देवी कहती है कि ठीक है, बुलाइए विधायक जी को, हम शांति समझौते के लिए तैयार हैं। तभी विनोद और माधव बोलते हैं कि विधायक जी शांति समझौते में उज्जर यानी सफेद कबूतर उड़ाना चाहते हैं। यह सुनकर सबको अजीब लगता है, मगर फिर भी मंजू देवी इस डिमांड को पूरा करने की हामी भरती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सचिव जी, प्रधानपति, प्रहलाद और विकास अपने अड्डे पर मिलते हैं, जहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि प्रधान मैम सही कह रही हैं, शांति समझौता कर लेना चाहिए। तभी विकास बोलता है कि शांति समझौते के दिन क्या क्या होगा। तब सचिव जी कहते हैं कि पहले राहुल की मूर्ति पर माला चढ़वा देंगे, उसके बाद प्रधान जी के घर लंच हो जाएगा, इसके बाद ऑफिस में सबके साथ फाइनल मीटिंग हो जाएगी और बस। तभी प्रधानपति जी बोलते हैं कि कबूतर भी तो उड़ाना है। यह सुनकर राहुल की मौत के बाद पहली बार प्रहलाद हंसता है। प्रहलाद जी को हंसता देखकर सब खुश हो जाते हैं। शांति समझौते के दिन मंजू देवी सुबह से खाने की तैयारी शुरू कर देती है और रिंकी को विकास के घर से कटहल लाने को बोलती है। रिंकी विकास के घर जाती है जहाँ पर सिर्फ विकास की पत्नी खुशबू होती है। खुशबू रिंकी के लिए चाय बनाती है और चाय पीते वक्त खुशबू बोलती है कि प्रधान जी के प्रधानी रहने तक शादी कर लो, वरना बाद में क्या होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्या पता अगली बार आपकी मम्मी प्रधान ना बन पाई तो। यह सब सुनकर रिंकी कटहल लेकर वापस घर चली जाती है। इधर सचिव जी और विकास कबूतर वाले बम बहादुर के पास जाते हैं कबूतर लेने, मगर उसके पास सफेद कबूतर नहीं होता।
तो सिंपल कबूतर को बुक कर लेते हैं और उसे शाम तक कबूतर लेकर सचिव ऑफिस आने को बोलते हैं। इधर सब तैयारी खत्म हो जाती है और रिंकी अपनी मम्मी से पूछती है कि अगर आप इस बार इलेक्शन हार गई तो तब क्या होगा। फिर मंजू देवी बोलती है कि इलेक्शन तो हम ही जीतेंगे। इसके बाद रिंकी अपनी मम्मी पापा के सामने MBA करने की बात रखती है। यह सुनकर बृजभूषण जी बोलते हैं कि इतना मुश्किल कोर्स कैसे करोगी जब दिमागदार सचिव जी कब से लगे हुए हैं, उनका नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा कैसे होगा, कुछ आसान सा कर लो। तभी मंजू देवी बोलती है कि अगर तुम्हारा मन है तो कर लो। सभी लोग विधायक जी के स्वागत के लिए सचिव ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। विधायक जी वहाँ पर अपनी बेटी को लेकर पहुँचते हैं। विधायक जी जानबूझकर पहले माला भूषण जी से डलवाते हैं और बाद में प्रधान पति से। इसके बाद विधायक जी प्रहलाद जी से सहानुभूति दिखाते हैं और फिर प्रहलाद के बेटे की मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं। इसके बाद प्रधान जी कहती हैं कि चलिए घर में हमने कटहल बनाया है, मगर तभी विधायक जी कहते हैं कि खाना तो हम खाएंगे मगर हमारे प्रिय विनोद के घर, और वैसे भी मुझे पूरब की तरफ जाना था। विनोद के घर बकरा बना होता है और सारा सामान माधव के घर से आया होता है। जैसे ही विधायक जी को पता लगता है कि बकरा बना है, तब विधायक जी का असिस्टेंट कहता है कि सर ने मांस मच्छी छोड़ दी है क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर है, केस चल रहा है ना सर का। विधायक सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करवाते हैं और फिर कहते हैं कि जब इतने प्यार से बनाया है तो मैं खा लूंगा, बस थोड़ा सा, तब तक आप फोटो खिंचवाइए। यहाँ का काम खत्म होने के बाद सभी लोग सचिव ऑफिस पहुँचते हैं। फिर मीटिंग में विधायक जी भूषण और उनकी पत्नी क्रांति देवी की सबके सामने तारीफ करते हैं और साथ में विनोद और माधव के बारे में अच्छा बोलते हैं। किसी तरह प्रधान पंडली यह सब सह रही होती है क्योंकि विधायक जी बार बार भूषण की तरफ ही बोल रहे होते हैं। आखिरी में पूर्व विधायक जी कहते हैं कि जैसे ही मैं विधायक फिर से बनूंगा वैसे ही सबसे पहले मैं फुलेरा का रोड बनवाऊंगा। इसके बाद कबूतर उड़ाने की बारी आती है। बम बहादुर कबूतर लेके पूर्व विधायक जी को पकड़ाता है ताकि वह उसे उड़ा सके, मगर विधायक जी कबूतर को बहुत जोर से पकड़ लेता है। फिर विधायक भूषण को बुलाता है साथ में उड़ाने के लिए। थोड़ी देर एडजस्ट होने में समय लग जाता है। जैसे ही विधायक जी कबूतर उड़ाते हैं, कबूतर उड़ता नहीं है बल्कि नीचे गिर जाता है। बम बहादुर अपने कबूतर को उठाता है। उसे मरा हुआ देखकर गुस्से में विधायक जी को बोल देता है कि सच में आपने कुत्ता खाया होगा। तभी विधायक का आदमी बम बहादुर को कॉलर से पकड़ लेता है। तभी सचिव जी उसे धमकाते हैं। आखिर में विधायक अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल लेता है, मगर गांव का माहौल फिर से गर्म हो जाता है। तब सचिव जी कहते हैं कि विधायक पागल आदमी है, कभी भी यहाँ रोड नहीं बनवाएगा। वार्ड मेंबर सचिव जी की बात पर अग्री करते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तब मंजू देवी पूछती है कि बम बहादुर का घर पूरब में है या पश्चिम में। विकास पूरब कहता है। तब मंजू देवी कहती है बढ़िया। एपिसोड की शुरुआत सचिव ऑफिस से होती है, जहां पर सचिव जी रात के 8 बजे अपनी कैट की पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी ऑफिस का दरवाजा कोई खड़काता है। सचिव जी जब दरवाजा खोलते हैं तब सामने 2 न्यूज रिपोर्टर खड़े होते हैं जो बलिया समाचार से आ रखे होते हैं। सचिव जी उन्हें ऑफिस में बैठाते हैं, जहाँ पर वह बताते हैं कि वह बम बहादुर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं क्योंकि हमें पता लगा है कि विधायक के हाथों एक मासूम कबूतर की हत्या हो गई है। यह सुनते ही सचिव जी प्रधान पति बृजभूषण जी को फोन करते हैं और बताते हैं कि न्यूज वाले बम बहादुर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मगर प्रधान पति बोलते हैं कि विधायक को अगर पता लगा तो वह भड़क जाएगा और बम बहादुर को चोट पहुंचा सकता है। मगर तभी प्रधान पति रिपोर्टर से बोलते हैं कि हमें इसमें इन्वॉल्व ना करें, आपको बम बहादुर का इंटरव्यू लेना है तो ले लीजिए। यहीं पर प्रधान पति जी फोन काट देते हैं। इधर मंजू देवी प्रधान पति से बोलती है कि इंटरव्यू होने दीजिए और अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए क्योंकि आप पर पूरब पश्चिम को अलग करने का आरोप है। अगर आप बम बहादुर का साथ देंगे तो पूरब के लोगों के मन से आपके प्रति वहम हट जाएगा। इसके बाद प्रधान पति के कहने पर सचिव जी विकास और प्रहलाद रिपोर्टर्स को लेकर बम बहादुर के घर जाते हैं, जहां पर बम बहादुर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बम बहादुर बोलता है कि कैसे विधायक जी की लापरवाही की वजह से एक कबूतर की जान गई। वह इंटरव्यू YouTube पर अपलोड कर दिया जाता है। जब विधायक को व्यूज के बारे में पता चलता है तब वह भूषण, विनोद और माधव को अपने घर बुलाता है और उनके सामने एक्सरसाइज करने के बाद अपने असिस्टेंट से उनके सामने वीडियोस के व्यू पूछता है और असिस्टेंट बताता है कि 52,000 व्यूज और 4,000 लाइक्स। यह सुनकर विधायक भड़क जाता है और बोलता है कि पूरे क्षेत्र में बेइज्जती हो गई है इस वीडियो की वजह से। भूषण बम बहादुर को बोलो कि दोबारा इंटरव्यू दे और मुझसे वीडियो के जरिए माफी मांगे और साथ में कहे कबूतर बीमार था इसलिए मर गया।
वरना उसकी सारी बहादुराई निकाल दूंगा। तब भूषण कहता है कि विधायक जी, मामला थोड़ा संजीदा है, इसलिए आप शांत रहिए, क्योंकि प्रधान जी तो आपको जानबूझकर भड़काना चाहते हैं। हम लोग खुद बम बहादुर को समझाएंगे कि वह आपसे माफी मांगे। इधर सचिव जी कच्छा पहनकर नहाने जा रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि रिंकी इसी तरफ आ रही है, तो वह फटाफट पैंट पहनकर और सेंट लगाकर कमरे से बाहर निकलते हैं और रिंकी को बैठने को बोलते हैं। रिंकी MBA के कैट के एग्जाम्स की बुक मांगती है, तो सचिव जी उसे सारी किताबें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर वह थोड़ा घबरा जाती है और सचिव जी से सबसे आसान किताब पूछती है। तब सचिव जी उससे पहले DI करने को बोलते हैं। रिंकी DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन की किताब लेकर घर चली जाती है। इसके बाद प्रधानपति, सचिव जी, विकास और प्रहलाद बम बहादुर को सचिव ऑफिस ले जाते हैं और उन्हें साथ में जाते हुए एक चाय वाला देख लेता है। यह लोग बम बहादुर को विधायक से बचाने के लिए सचिव ऑफिस में छुपा देते हैं, जब तक मामला ठंडा न हो जाए। साथ में बम बहादुर को बांस का डंडा पकड़ा देते हैं ताकि वह अपना बचाव कर सके। यह सब चल ही रहा होता है, तभी विकास को फोन आता है कि खुशबू बेहोश हो गई थी। सभी लोग विकास के घर पहुंचते हैं। इधर से मंजू देवी और रिंकी भी विकास के घर जाते हैं, जहां पर मंजू देवी को लगता है कि खुशबू पेट से है, इसलिए प्रधानपति बड़ी गाड़ी बुलाते हैं जिसमें विकास और रिंकी हॉस्पिटल जा सके। तभी प्रहलाद सचिव जी को बोलता है कि लगे हाथ 50 लाख का चेक भी बैंक में जमा करते आना। रिंकी भी इन सब के साथ हॉस्पिटल जाती है। इधर भूषण, क्रांति देवी, विनोद और माधव को चाय वाले से पता लगता है कि बम बहादुर सचिव ऑफिस में है, मगर वहाँ पर तो बाहर से ताला लगा होता है। तब यह लोग खिड़कियों से अंदर की ओर झांकने लगते हैं। फाइनली इन्हें बम बहादुर मिल जाता है। यह लोग बम बहादुर को डराते हैं कि विधायक से पंगा लेकर क्यों अपना नुकसान कर रहे हो, वरना विधायक तुम्हारी सारी बहादुराई निकाल देगा। प्रधान लोगों का क्या है, यह लोग तुझे नहीं बचा पाएंगे, इसलिए एक वीडियो और बना और विधायक जी से माफी मांग लो। इधर हॉस्पिटल से कंफर्म हो जाता है कि खुशबू प्रेग्नेंट है और इसी बात का जश्न मनाने के लिए प्रहलाद के घर में फंक्शन रखते हैं, जहाँ पर गाँव के लोग आते हैं। यह सब चल ही रहा होता है, तभी वही 2 रिपोर्टर्स बम बहादुर के साथ फंक्शन पर पहुंच जाते हैं और सभी मिलकर फिर से एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें गांव के लोग भी शामिल होते हैं। और बम बहादुर उस वीडियो में बताता है कि विधायक जी उसे धमका रहे हैं, मगर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और फिर वह लोग उल्टा विधायक को धमकाते हैं। यह वीडियो देखने के बाद विधायक जी का पारा और चढ़ जाता है और वह मोबाइल जमीन पर मारते हैं। एपिसोड की शुरुआत सचिव जी, प्रधानपति, विकास और प्रहलाद से होती है। वह लोग सुबह सुबह पूर्व की तरफ यानी बम बहादुर के घर जाते हैं, जहां पर यह सभी लोग बम बहादुर को सतर्क रहने को बोलते हैं, मगर बम बहादुर उन्हें उनका बांस का डंडा वापस करता है और कहता है कि अगर विधायक जी को हमला करना होता तो अब तक कर दिया होता, क्योंकि बम बहादुर की दूसरी वीडियो को रिलीज हुए काफी टाइम हो जाता है। तो सबको लगने लगता है कि विधायक अब हमला नहीं करेगा। प्रधानपति को पूर्व के लोग अब पसंद करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बम बहादुर का साथ दिया। इसके बाद चारों जने सचिव ऑफिस जाते हैं। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात रवीना से होती है, जो प्रधानपति के दोस्त परमेश्वर की बेटी है। रवीना अपने पति यानी गांव के दामाद के साथ कार से आ रही होती है। वह लोग कार को उनके पास रोकते हैं, जहां पर रवीना सबको नमस्कार करती है, मगर गांव के दामाद यानी गणेश बस मुंह फुलाए कार में बैठा रहता है। इसके बाद वह लोग कार से अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रिंकी को रवीना का फोन आता है। इसके बाद रिंकी रवीना से मिलने उसके घर चली जाती है। रिंकी रवीना दोनों बचपन की दोस्त हैं। इधर विधायक अपने असिस्टेंट को कहकर घर में 2 आदमी बुलाता है, जहां पर पता लगता है कि विधायक जी अपना घोड़ा बेचना चाहता है। तभी विधायक जी उनसे पूछते हैं कि कैसे बम बहादुर की टांगे तोड़ोगी। तब वे 2 लोग कहते हैं कि इस मामले में हमारा रिपोर्ट कार्ड है, अब चिंता न करे, काम हो जाएगा। इधर रिंकी रवीना और जीजा जी को बताती है कि वह MBA करना चाहती है। जीजा जी पूछते हैं कि MBA करने में कितना पैसा और समय लगता है। तब रिंकी बोलती है कि पैसा तो 15 से 20 लाख लग जाता है। तब जीजा जी कहते हैं इससे अच्छा तो एक गाड़ी खरीद लो, उसे धंधे पर लगा दो। तभी रिंकी बोलती है कि हर कोई आप जितना होशियार नहीं है ना। यह सुनकर जीजा जी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। इसके बाद रवीना बोलती है कि चलो सभी लोग बगीचा चलते हैं। तब रिंकी सचिव जी को भी साथ में जाने के लिए मना लेती है। जीजा जी यानी गणेश और सचिव जी के बीच किसी पुरानी बात को लेकर बातचीत बंद है, मगर रिंकी के चक्कर में सचिव जी साथ में आने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बगीचा घूमने के बाद वह लोग सचिव ऑफिस के पास जाते हैं, जहाँ पर गणेश टंकी पर चढ़कर गाँव देखने की डिमांड करता है, मगर वहाँ पर सीढ़ियों पर गेट बंद कर रखा होता है ताकि बच्चे उस पर चढ़कर शरारत न करें। तभी
तभी वहाँ से विकास और प्रहलाद निकल रहे होते हैं। गणेश की डिमांड पूरी करने के लिए प्रहलाद बड़ी मेहनत से वह गेट खोल देता है, मगर गेट खुलते ही गणेश कहता है कि अब मुझे ऊपर नहीं चढ़ना है, फिर कभी ऊपर चढ़कर गाँव देखूंगा। यह कहकर गणेश वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे रवीना और रिंकी भी चली जाती हैं। उनके जाने के बाद विकास कहता है कि सचिव जी आप सही बोले थे, यह आदमी सच में अजीब है। इधर भूषण की मदद से विधायक के भेजे 2 आदमी बम बहादुर को ढूंढ लेते हैं, जो उन्हें खेतों के पास मिलता है। वहाँ पर बैठा बम बहादुर तालाब का नजारा ले रहा होता है और साथ में बीड़ी पी रहा होता है। तभी वहाँ पर विधायक के वह 2 आदमी आते हैं और बम बहादुर के आसपास बैठ जाते हैं, फिर उससे बीड़ी मांगते हैं। बीड़ी पीते हुए वह बम बहादुर को बताते हैं कि हमें विधायक ने भेजा है तुम्हारी टांगे तोड़ने के लिए, क्योंकि जो तुमने विधायक के खिलाफ इंटरव्यू दिया था ना, इसलिए शांति से टांगे तुड़वा लो। तभी बम बहादुर मौका देकर सचिव ऑफिस की तरफ इतनी तेज भागता है कि वह दोनों उसे पकड़ ही नहीं पाते हैं। बम बहादुर वहाँ पहुंचकर सचिव जी, प्रहलाद, प्रधानपति और विकास को सब बताता है। वह लोग देखने के लिए बाहर निकलते हैं, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। इधर वह 2 आदमी विधायक जी से माफी मांगने उनके पास जाते हैं। तभी वह बोलते हैं कि हम सोचे भी नहीं थे कि कोई इतना तेज भाग सकता है। विधायक उन पर गुस्सा करता है और गाली देकर बाहर निकाल देता है। इधर फुलेरा में पंचायत मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि हमें पता लगा है कि विधायक अपना घोड़ा बेच रहा है। तभी विकास कहता है इस गांव को विधायक 2 कौड़ी का समझता है, वही गांव उसका घोड़ा खरीद ले तो। तभी वार्ड मेंबर्स बोलते हैं कि वह फुलेरा के किसी आदमी को घोड़ा क्यों बेचेगा। तभी सचिव जी कहते हैं फुलेरा के आदमी को नहीं बेचेगा, मगर फुलेरा के दामाद को तो बेच सकता है। वार्ड मेंबर्स को विधायक के खिलाफ यह रणनीति सही लगती है। इसके बाद प्रधान और प्रधानपति दोनों परमेश्वर जी यानी रवीना के पापा को समझाते हैं कि वह गणेश को कहे कि घोड़ा खरीद ले। पैसा प्रहलाद दे देता है। गणेश घोड़ा खरीदने को मान जाता है। गणेश, रवीना, रिंकी और सचिव जी सब साथ में विधायक के घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी थोड़ी दूरी पर गाड़ी रोककर रवीना सचिव जी और रिंकी को पीछे साथ में बिठा देती है और रवीना और गणेश कहते हैं अब चिंता न करें, हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर गणेश गाड़ी में एक मस्त सा सॉन्ग लगा देता है और फिर सभी लोग विधायक के घर की ओर निकल लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत फुलेरा के दामाद गणेश से होती है, जो सचिव और रिंकी को बाजार में छोड़कर अपनी पत्नी रवीना के साथ विधायक के घर पहुंचते हैं, जहां पर गणेश अपने गांव का नाम जनपुरा बताता है। पहले विधायक के असिस्टेंट को लगता है कि यह लोग घोड़ा नहीं खरीद पाएंगे, मगर पैसे देखकर और गांव का नाम जानकर विधायक यह घोड़ा बेच देता है। विधायक अपने घोड़े को विदा करने से पहले काफी रोता है, मगर उसे पंडित ने जानवरों से दूर रहने को कहा है, इसलिए वह घोड़ा बेच रहा है। गणेश घोड़ा खरीदने के बाद बाजार से सचिव और रिंकी को बिठाते हैं और फिर सीधा फुलेरा चले जाते हैं। घोड़े को टेम्पो से लेकर जाया जाता है। फुलेरा में घोड़े का वेलकम बड़े प्यार और उत्साह से होता है। सभी लोग गणेश का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यह गांव वालों की विधायक के खिलाफ पहली जीत होती है। घोड़े को पूरे गांव में घुमाया जाता है ताकि यह लोग अपनी खुशी जाहिर कर सके। यह सब भूषण देख लेता है और वह सीधा विधायक को फोन करके सब बता देता है। यह सुनते ही विधायक भड़क जाता है और अपनी बंदूक निकालता है और अपने आदमियों के साथ फुलेरा गांव की ओर निकल पड़ता है ताकि यह लोग उन पर हमला कर सके। जैसे ही वह फुलेरा घुसने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर भूषण, विनोद और माधव उन्हें रोक लेते हैं और विधायक को समझाते हैं कि खून खराबे से किसी का भला नहीं हुआ, अपने गुस्से को शांत कीजिए। तभी विधायक भूषण को गर्दन से पकड़ता है और बोलता है कि अगर मेरा घोड़ा 3 बजे तक यहाँ नहीं पहुँचा तो उसके बाद हम गोलियां गिनेंगे नहीं, याद रखना। भूषण, विनोद और माधव वह पंचायत मीटिंग बुलाते हैं और विधायक का मैसेज पहुंचाते हैं। मीटिंग में भूषण बोलता है जब तक गांव में खून की नदियां नहीं बहेंगी तब तक प्रधान जी को शांति नहीं मिलेगी। तब सचिव जी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, डर कर घोड़ा वापस कर देना चाहिए या फिर विधायक जी का सामना करना चाहिए। तब भूषण कहता है कि घोड़ा वापस कर देना चाहिए। तब प्रधान मंजू देवी कहती है कि घोड़ा वापस नहीं होगा, क्योंकि हमारे गांव के सम्मान की बात है, मगर हमारी तरफ से पहली गोली नहीं चलनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। और यही फैसले के साथ मीटिंग खत्म कर दी जाती है और घोड़े को प्रहलाद के घर में छुपा दिया जाता है और गांव में जिनके पास बंदूक होती है वह बंदूक लेकर सचिव ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और बाकी लोग बांस के डंडे लेकर आते हैं। इधर भूषण, क्रांति देवी, विनोद और माधव सफेद झंडा लेकर चटाई बिछाकर सचिव ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं। प्रहलाद बंदूक लेकर टंकी पर चढ़ जाता है। इधर सब इंस्पेक्टर और डीएम का असिस्टेंट फुलेरा गांव के पास पहुंचकर विधायक को समझाते हैं कि वह
यह जिद छोड़ दे और वापस अपने घर चले जाए, मगर विधायक उनकी बात नहीं मानता और बोलता है कि 15 मिनट बाद हम हमला करेंगे। इसके बाद सब इंस्पेक्टर और डीएम का असिस्टेंट अंदर गाँव जाते हैं और सचिव ऑफिस के बाहर प्रधान मंजू देवी को समझाते हैं कि पीछे हट जाएं और घोड़ा लौटा दे, वरना वह पागल विधायक सच में ना हमला कर दे। 15 मिनट बाद विधायक भी अपने आदमियों के साथ अंदर गांव सचिव ऑफिस के पास पहुंच जाता है। अब गांव वाले और विधायक एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े होते हैं। तभी वहां खड़े डीएम असिस्टेंट को डीएम का फोन आता है। डीएम कहती है कि विधायक जी से बात कराइए। जब विधायक फोन कान पर लगाते हैं तब डीएम मैम फोन की लाइन संसद जी से जोड़ देती है। तब संसद जी समझाते हैं विधायक जी को कि राजनीति पहलवानी की तरह नहीं, शतरंज की तरह खेली जाती है। आगे फैसला मैं तुम्हारे विवेक पर छोड़ता हूँ। यह सुनने के बाद विधायक जी पीछे हट जाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। इस बात का गांव के लोग जश्न मनाते हैं। 15 दिन बाद सचिव जी कैट के एग्जाम के लिए गांव से निकल रहे होते हैं और गांव से बाहर जाकर बस का इंतजार कर रहे होते हैं। बस जैसे ही वहां पहुंचती है तभी 2 आदमी मोटरसाइकिल पर बैठे उन पर बंदूक से हमला कर देते हैं। किसी तरह बचते बचाते सचिव जी को बस पर बैठा देते हैं, मगर प्रहलाद, प्रधानपति और विकास के पीछे वह हमलावर पड़ जाते हैं। थोड़ी देर भागदौड़ करने के बाद फाइनली हमलावर इन पर बंदूक ताने खड़े होते हैं। विकास सचिव जी को फोन पर कहता है कि हम लोग सुरक्षित हैं, चिंता न करें आप, और आप अपना एग्जाम आराम से दीजिए। तभी एक हमलावर पूछता है प्रधान कौन है। तब प्रधानपति सामने आता है। तभी वह हमलावर उस पर गोली चलाकर भाग जाता है। इसके बाद एग्जाम खत्म होने के बाद सचिव जी सीधा शहर के हॉस्पिटल जाते हैं जहां पर प्रधानपति जी एडमिट होते हैं। वहां पता लगता है प्रधानपति जी के कंधे पर गोली लगी थी, मगर वह अब सुरक्षित है। यह देखकर सचिव जी अगबुगला हो जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर विधायक जी, उनका असिस्टेंट भूषण, विनोद और माधव आते हैं प्रधानपति से मिलने, और विधायक बोलता है कि उसने प्रधानपति पर हमला नहीं करवाया, मगर सचिव जी और सभी लोग गुस्से के मारे उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। उनके बीच में हाथापाई भी होती है। वह लोग एक दूसरे को लाठी से भी मारते हैं। इसके बाद सबको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। यह बात मीडिया तक फैल जाती है। तब डीएम मीडिया के सामने कहती है कि पंचायत के चुनाव बिल्कुल सही तरीके से होंगे। अगर कोई वोट के लिए हथियार उठाते, दारू बेचते या कोई गलत काम करते पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें 8 एपिसोड्स थे। हमने सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।